एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करेंगे हुक्स लॉ। अब यहाँ पे जो ये हुक्स है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है हुक्स लॉ। इसने क्या दिया था, इसने बताया था कि जो स्ट्रेस होता है और जो स्ट्रेन होता है वो किस तरह से एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अब जो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन होते क्या है, ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हुक्स लॉ ने क्या बताया था। हुक्स लॉ ने ये कहा कि जो स्ट्रेस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स डालेंगे, उतनी ही वो बॉडी डिस्टोर्ट हो जाएगी, उतनी ही उसकी शेप है वो चेंज हो जाएगी। जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा डिस्टोर्शन आ जाएगी। तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया। यहाँ पे स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम नाम लेते हैं कांस्टेंट के। सिंपल कुछ भी नाम दे सकते, सिंपली यहाँ पे लिख लो कांस्टेंट। कांस्टेंट और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन। और यहां से जो ये कांस्टेंट है, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसका भी तो कुछ नाम होगा। तो इस कांस्टेंट का नाम हुक्स ने क्या रख दिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका नाम क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो यहाँ पर ये कांस्टेंट आया हमारा, इसका नाम होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, क्या वो एक ही कांस्टेंट है या फिर ये इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी 3 टाइप्स का होता है। क्यों, क्योंकि हमारा स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, स्ट्रेस के विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन 3 टाइप का होगा, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप्स का होगा। अब वो 3 टाइप्स का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया का, उसको तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम हुक्स लॉ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमें ग्राफ दिखाया गया है, वो बनाया था हुक्स ने अपनी इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसने क्या किया, किसी भी बॉडी को लिया, यहाँ पर ओ, जहां पर बॉडी बिल्कुल रेस्ट में, ओरिजिनल शेप में है, ठीक है, उसके ऊपर कोई स्ट्रेस या कोई स्ट्रेन नहीं है। फिर इसने क्या किया, इस बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस है, इस एक्सिस के थ्रू स्ट्रेस है, यहाँ पे स्ट्रेन है, स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जैसे स्ट्रेस इंक्रीज हुआ, उसके विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस बढ़ा तो स्ट्रेन आ गया। तो यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ रहा, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो यहाँ पर क्या है, ए वो पॉइंट होता है जहां पर अगर हमने इस पॉइंट तक इतना ज्यादा स्ट्रेस दे दिया, इतनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस भी दे रही है, तो भी अगर हम उस स्ट्रेस को रिमूव कर लेते हैं, तो वो जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर से इस स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, तो वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ जाती है। तो इसलिए हम ए को तो क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट मीन्स स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ए तक जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और बॉडी का बिहेवियर कैसा होता है, ओ ए। ओ ए जो बिहेवियर है वो है इलास्टिक बिहेवियर। इलास्टिक बिहेवियर मीन्स वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती। ए के बाद थोड़ा सा ही स्ट्रेस बढ़ा, देखो ए के बाद हमने जो स्ट्रेस बढ़ाया वो बहुत ही कम है, इतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा है। तो अगर हम बी पर इतना स्ट्रेस अप्लाई करके इस बॉडी पर फिर से हम अपना स्ट्रेस रिमूव कर लेते हैं, तो स्ट्रेस हटाने के बाद फिर से वो बॉडी अपना
ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो यहाँ पे ABB क्या हो गया, इलास्टिक बिहेवियर। लेकिन जो B है इलास्टिक लिमिट है, यील्ड पॉइंट या फिर इलास्टिक लिमिट। इसका मतलब क्या है कि B वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जहां तक कोई भी बॉडी फोर्स को या फिर स्ट्रेस को टॉलरेट कर सकती है बिना किसी डिस्टॉर्शन के। मीन्स अगर इस बी से थोड़ा सा भी ज्यादा हमने स्ट्रेस को इंक्रीज किया तो उस बॉडी के अंदर परमानेंट डिस्टॉर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, कि अब वो उस लिमिट तक पहुंच गया कि अगर उसने उसके बाद फोर्स अप्लाई किया तो उसने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी और उसके बाद वहां पे पंगा होना ही होना है। मीन्स उस बॉडी के अंदर जो डिस्टॉर्शन है वो आनी ही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी के बाद जैसे उसने बिल्कुल माइनर सा स्ट्रेस बढ़ाया, थोड़ा सा भी अगर वो स्ट्रेस इंक्रीज करता है तो अब अगर वो स्ट्रेस को रिमूव करेगा तो वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन नहीं कर पाएगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को पास नहीं जा पाएगा। और अगर हम इस स्ट्रेस को रिमूव भी कर देते हैं तो भी उस बॉडी के अंदर ओ डैश परमानेंट सेट ऑफ डिस्टोर्शन, इतना डिस्टोर्शन उस बॉडी के अंदर आ जाएगा। ये स्ट्रेन मतलब डिस्टोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इतना डिस्टोर्शन इस बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कब, जब हम बी से सी की तरफ जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर हम फिर से थोड़ा बहुत स्ट्रेस इंक्रीज कर रहे, देखो अगर हमने थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस फिर भी बढ़ा रहे हैं, मतलब अब बॉडी पूरी तरह से उसकी जो शेप है वो डिस्टोर्ट हो चुकी है, मतलब थोड़ी थोड़ी खराब होनी स्टार्ट हो चुकी है, फिर भी हम उसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो उस केस में हमारे पास हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सी से डी क्या होता है हमारे पास, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब अब बॉडी परमानेंटली खराब हो चुकी है, परमानेंटली डिस्टोर्ट हो चुकी है, अब वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कभी भी रिगेन नहीं कर पाएगी, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, सीडी को। अब जो डी पॉइंट होता है, अब मान लो जो बॉडी खराब हो ही चुकी है, अब मे बी अगर हम थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर भी रही हैं तो भी उस बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रेन उतना ही रहेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद वो बॉडी क्या हो जाएगी, अगर हमने माइनर सा भी स्ट्रेस इंक्रीज किया है या उस बॉडी पर स्ट्रेस अभी भी लग रहा है कंटिन्यूअसली, तो वहां पर डी पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट मतलब अब वो बॉडी है वो ब्रेक हो जाएगी। तो डी क्या है, फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पे डी फ्रैक्चर पॉइंट है, मतलब वो बॉडी है वो ब्रेक हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो डी होता है हमारे पास फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये हुक्स ने अपना ला दिया था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जितना ज्यादा हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा किसी भी बॉडी के अंदर डिस्टोर्शन आएगा। अब हम देखते हैं कि जो यहाँ पर हमने मटेरियल लिया था जिसके ऊपर हमने ये स्ट्रेस अप्लाई किया था, क्या वो मटेरियल एक ही टाइप का आता है या फिर उस मटेरियल की भी टाइप्स होती है, और क्या उन टाइप्स के अकॉर्डिंग या उन टाइप्स के अकॉर्डिंग इसकी जो ग्राफ की स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाती है या नहीं होगी। तो यहाँ पे मटेरियल की दो टाइप्स, इन्होंने हुक्स ने दो मटेरियल की दो टाइप्स डिवाइड की है। सबसे फर्स्ट टाइप क्या है, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल और सेकेंड है ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, जहां पर मटेरियल फॉर विच लार्ज अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन इलास्टिक लिमिट एंड द फ्रैक्चर पॉइंट। ये तो है हमारा फ्रैक्चर पॉइंट और ये है हमारी इलास्टिक लिमिट। तो ये जो पॉइंट्स है ये बहुत दूर दूर हो एक तरह से, यहाँ पर जो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का कर्व है वो बहुत बड़ा हो। ठीक है, एक तो या तो कर्व इस तरह से होता है कि कोई भी बॉडी है मान लो इस तरह से ग्राफ गया यहाँ से और यहाँ पे वो बॉडी ब्रेक हो गई, इतना स्मॉल सा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और एक यहाँ पर देखो कितना बड़ा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। तो वो सारे के सारे मटेरियल्स जिसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत बड़ा है, मींस जिसके इलास्टिक लिमिट और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच में बहुत गैप है,
तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल मटेरियल। और अगर यही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बिल्कुल स्मॉल सा है, तो वो सारे के सारे मटेरियल्स जो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल, मींस स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये था हमारा हुक्स लॉ। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कौन कौन सी टाइप्स हैं।